कि 2011 के बाद जब यूपीएससी का सिलेबस पीटी में चेंज हुआ 2011 में, तो ऐसे स्थिति में पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो टॉपिक था, उस टॉपिक में व्यापक रूप से बदलाव आए। पहले 2011 से पहले जितने भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चंस आते थे, वो ज्यादातर संविधान के संदर्भ में क्वेश्चंस आते थे। आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चंस ज्यादातर आते थे। लेकिन जैसे ही 2011 का सिलेबस चेंज हुआ, तो उस सिलेबस में जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला एरिया है, उस एरिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया। और वो 4 भाग थे। पहला था कॉन्स्टिट्यूशंस, दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नेंस लिखा हुआ था उसमें, एंड दूसरा था लोकल सेल्फ गवर्नेंस, यानी पंचायती राज, नगरीय संस्था और कुछ हद तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो 2 हो गया। तीसरा उसका जो पोर्शन था उसमें था पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति। ठीक है, ये तीसरा पोर्शन हो गया। ओके, एंड चौथा उसमें पोर्शन था इश्यूज से रिलेटेड, सम इश्यूज। तो इस बात को अब ध्यान रखा जाए इसको, कि पहले जिस तरह से पॉलिटी एंड गवर्नेंस में से सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस का एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, आज के डेट में वो उस तरह के जो चीज है उसमें से क्वेश्चंस कम होने लगे, और उसके स्थान पर जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं वो सेल्फ गवर्नेंस यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके माध्यम से आना प्रारंभ हो गया। अगर मैं आपको इसका पूरा विवरण देना चाहूं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस एरिया से 2011 से लेके 19 तक एन एवरेज 5 क्वेश्चंस आए। इसमें से कुछ वर्ष ऐसे हैं जिसमें 5 से ज्यादा भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे 6 क्वेश्चंस भी आए हैं, 7 क्वेश्चंस भी आए हैं। अब देखिएगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो एरिया होता है, उस एरिया को हम लोग कई भाग में, उसके क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस होते हैं, तो कई भागों में टूटे होते हैं। तो 5 to 6 क्वेश्चंस जो है यहाँ से रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा निवास करता है। 70% लोग अभी भी जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, और आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे वहां पर भी इसी तरह का कॉम्पोजिशन होगा। तो आपको एक बड़ा अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि पीआरआई या यूएलबी किस प्रकार से काम कर रहा है, कितना उसको स्वायत्तता होनी चाहिए, ये सारी चीजें। तो आज का क्लास बड़ा इम्पोर्टेंट है, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा एरिया है जिससे कि आप हमेशा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे। जब भी हम आपको कभी पढ़ाते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएं, आपको इथिक्स पढ़ाएं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएं, कोई भी एरिया पढ़ाएं, तो हम आपको जरूर इस बात को लेकर के शुरू में बताते हैं कि हर एरिया का, हर सब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर आप उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पकड़ लिए, तो ऐसे स्थिति में वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंट्रोल में रहेगा आपका। क्लियर? तो इसी तरह से पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो एरिया होता है उसका भी कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और उसमें से एक है जो हम आपके साथ अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है सेल्फ गवर्नेंस। तो आइए हम बात करते हैं स्वशासन या सेल्फ गवर्नेंस के बारे में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। आपके पास चूंकि ऑलरेडी हमारा पीडीएफ है, तो ऐसे स्थिति में हम उसको पूरा विस्तार से लिखाने की उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है, वो जो नोट्स है वो नहीं है, तो हम अभी आपको पहले उसको बताते हैं कि वो कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हमारा जो है वो जो है सेल्फ गवर्नेंस, है ना। सेल्फ गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो हम लोग इसको 2 भाग में बांट के देखते हैं। पीआरआई,
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, एंड दूसरा होता है यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडी। अर्बन लोकल बॉडी जिसको नगर निगम, नगम, इस तरह के चीजों को कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड। हेलो, हाँ कौन? बाद में बात कीजिएगा मुझसे प्लीज, अभी मैं मीटिंग में। ओके, तो ये पीआरआई होता है, यूएलबी होता है, और ये सब जहाँ पे लागू होता है वो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन। ठीक है, ये इससे संबंधित जो भी आपको नोट्स है वो आप मेरे द हॉक आईएएस मैगजीन से ले सकते हैं। ये पूरा अपडेटेड है। आपको इसके लिए टाइप करना होगा हॉक स्टडी सर्किल.com, है ना। वेबसाइट पे आप जाकर के देखेंगे, वहां पे लिखा होगा ई बुक, तो आप ई बुक को क्लिक करेंगे तो ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए इसको हम बड़ा आपको विस्तार से और इसके जो मूल एरिया है उस पर हम आपके साथ बात करें। आइए हम इन दोनों में से आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसको हम लोग कहते हैं पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। क्लियर? देखिए, पंचायत या पंचायत के तरह का जो हमारे पास जो संस्थाएं थी वो भारत में प्रारंभ से थी, शुरू से ही थी। अगर हम लोग वैदिक एज की बात भी करते हैं तो वैदिक एज में भी आप देखेंगे कि वैदिक काल में भी ग्राम, ग्रामनी, ऐसे कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है। सभा, समिति, अस्थे, इस तरह का समूह का उल्लेख किया गया है जो ग्रामीण जीवन के चीजों को प्रदर्शित करता था। तो वैदिक काल में भी इसके कुछ न कुछ एविडेंस मिलते हैं। मौर्य काल जब हम आते हैं तो मौर्य काल में भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है, और ग्रामिक, जो ग्राम का प्रमुख होता था, स्थानीय व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। तो मौर्य काल में भी इसके कुछ अंश थे। मुगल काल में, यानी कि मिडिवल एज में जब हम आते हैं तो यहाँ पर मुगल काल में जो ग्राम का मुखिया होता था उसके लिए शब्द आता था मुकद्दम, और मुकद्दम से ही बना बाद में मुखिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन हमारे यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था का एक बृहद अच्छा स्वरूप मिला वो चोल शासन के समय मिला, जो साउथ में लगभग 900 एडी से चल रहा था। वहां पर चोल शासन, वहां पर इसके व्यापक रूप से व्यवस्थित स्वरूप मिले। ब्रिटिश काल में ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था ब्रिटिश काल में बहुत आगे नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई ब्रिटिश काल में कि ब्रिटिश काल जो था उसमें ब्रिटिश लोग ज्यादातर शहरों में निवास करते थे, और ऐसी स्थिति में वो ग्रामीण चीजों से अवगत नहीं थे। अतः ये सब चीजें एक तरह से विलंबित हो गई, रुक गई। लेकिन जब हमारे यहाँ मूवमेंट चला स्वतंत्रता संघर्ष का, और उस स्वतंत्रता संघर्ष में जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग, शहरी क्षेत्र के लोग, सब लोग जुड़ने लगे, और गांधी जी के जब आंदोलन प्रारंभ हुए तो आप उसमें देखेंगे कि ग्रामीण भारत के लोग भी बहुत व्यापक स्तर पर इन चीजों के साथ जुड़े। आपको याद होगा कि गांधी जी का पहला जो आंदोलन प्रारंभ हुआ भारत में, चंपारण सत्याग्रह, वो भी एक तरह से ग्रामीण या छोटे शहरों के साथ। तो जब गांधी जी ने इस चीज को देखा तो उन्होंने कहा कि अगर हम भारत का विकास करना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में हमें ग्रामीण भारत का विकास करना होगा, और ग्रामीण भारत का विकास करने के लिए हमें ग्रामीण भारत का विकास के लिए हमें पंचायत, ग्राम पंचायत या पंचायत राज को पंचायती राज
राज को लागू करना होगा और इसी के माध्यम से हमारा स्वराज्य यानी अपने का राज स्थापित होगा। तो ये गांधी जी के स्वप्न हैं और हमने कल आपको पढ़ाया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और उसमें भी हमने आपको बताया था कि गांधीवादी विचारधारा जो पहला है 40, उसमें भी यही बात कहा गया कि पंचायती राज से संबंधित नियम का निर्माण। इसलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान का निर्माण हुआ तब तक गांधी जी की हत्या हो चुकी थी, परंतु पंडित नेहरू जो उनके शिष्य थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भारत के निर्माता के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। आज आप जितने भी सरकारी कंपनियां या डैम इस तरह की चीज देखते हैं, उन्होंने एक विकास का एक खाका बनाया था और उसके हिसाब से वो चीजों को आगे बढ़ाया। तो पंडित नेहरू ने अपने गुरु और गांधी जी जो भारत के आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपिता, उनके स्वप्न को साकार करने के लिए सबसे पहला काम ये किया। आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मेरा मटेरियल है, जो आप द हॉक आईएएस में एक चैप्टर है पंचायती राज, उसमें सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वहां पे आपको लिख करके मैंने दे दिया है, तो आप लिखने का इसकी जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले जितनी लिखने की जरूरत है मैं लिख दे रहा हूँ। 1951 में सबसे पहले गांधी जी के शिष्य पंडित नेहरू ने एक मंत्रालय का निर्माण किया जिसका नाम था पंचायती राज एवं सामुदायिक, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। ठीक है, और इसका इंचार्ज बनाया उन्होंने, इसका इंचार्ज इसके मंत्री बनाए एम के डे को। ये गांधीवादी व्यक्ति थे एम के डे, और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी बहुत अभिरुचि थी, बहुत सब लंबे समय तक काम भी किया इन्होंने, तो इनको इस मंत्रालय को सौंपा गया। एम के डे ने इस कार्यक्रम को यानी पंचायती राज व्यवस्था को गति देने के लिए दो महत्वपूर्ण काम किए। पहला काम उन्होंने किया 2 अक्टूबर 1952 को उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की घोषणा की, और अगले ही वर्ष 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा को प्रारंभ किया। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मतलब ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अपने समुदाय के हिसाब से काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अलग अलग तरह के समुदाय होते हैं, लोहार के अलग समुदाय, कृषि के अलग समुदाय, चटाई बुनकर के अलग समुदाय। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से हर समुदाय अपने कार्यों को संपन्न करता हुआ आगे बढ़ता जाए, और राष्ट्रीय प्रसार सेवा के अंतर्गत उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो अधिकारी हैं वो अधिकारी और जनता मतलब ग्रामीण जनता आपस में जुड़े। ठीक है, परंतु ये दोनों कार्यक्रम बहुत सफल नहीं हो पाए। उसका दो कारण था। एक तो कारण ये था कि अभी स्वतंत्रता के बाद जो है व्यापक स्तर पर अव्यवस्था थी, और जनता को ये सारी बातें मालूम नहीं हो पाई, ग्रामीण क्षेत्र की जनता को, क्योंकि उस समय ना तो टेलीविजन था ना रेडियो का बहुत प्रचलन था, न्यूज़पेपर एक दो चल रहे थे, तो लोग नहीं जुड़ पाए। और दूसरा इसका कारण ये था कि जो हमारे अधिकारी गण थे वो ज्यादातर अंग्रेज के परिवेश में पड़े बड़े थे, तो वो भारतीय जनता के साथ अभी एक एक मिलाप या
आप कह सकते हैं उनके साथ जुड़ने को लेकर के बहुत इच्छुक नहीं थे। तो ये दोनों कार्यक्रम एक तरह से विफल हो गया, या हम इसको लिए कहें कि सफल नहीं हो पाया, सफल नहीं, पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। तो जब ये सारी चीजें चल रही थी तो पंडित नेहरू ने सोचा कि क्या किया जाए, कैसे हम जो है पंचायती राज व्यवस्था को और व्यापक रूप से आगे बढ़ाएं। तब पंडित नेहरू ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक कहा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि कुछ विशेषज्ञों की सहायता ली जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम बताते हैं आपको। पंडित नेहरू ने क्या किया कि पंडित नेहरू ने क्या किया कि योजना आयोग के एक मेंबर थे, योजना आयोग के सदस्य बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, इसकी अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण कर दिया, एक कमेटी बनाई और कहा कि आप जो है इसके संदर्भ में हमें बताएं। और ये कमेटी कब बनी? जनवरी 1957 समिति का गठन हुआ। बलवंत राय मेहता ने लगभग 10 महीने तक शोध किया और इनकी रिपोर्ट आ गई। इस कमेटी की रिपोर्ट आई नवंबर 1957 में। जब इस कमेटी की रिपोर्ट 1957 में आ गई तो उस समय की जो एनडीसी थी, राष्ट्रीय विकास परिषद, आपको याद होगा अभी भी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो कॉन्सेप्ट है वो नीति आयोग के द्वारा उससे ओवरलैप किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसको अपना अप्रूवल दे दिया जनवरी 1958 में, एनडीसी का अनुमोदन। जब ये सारी चीजें हो गई, अनुमोदित हो गई, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये समझना होगा कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट क्या थी, और इसको आपको एकदम याद रखना होगा क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट का ही स्वरूप आज के पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाता है। बलवंत राय मेहता के सुझाव हम ऐसे लिखते हैं, बी आर मेहता के सुझाव। क्या क्या सुझाव थे? तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का विषय होना चाहिए, राज्य सूची का विषय होना चाहिए, विषय होना चाहिए, यानी इस पर जो कानून बनाए वो राज्य बनाए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, पीआर आई की जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय हो, 3 स्तर का पंचायती राज व्यवस्था। क्या क्या 3 स्तर हो? तो उन्होंने कहा सबसे निचले स्तर पर होगा ग्राम पंचायत, सबसे निचले स्तर का। मध्यवर्ती स्तर में होगा ब्लॉक पंचायत या समिति। ठीक है, ब्लॉक मतलब प्रखंड। मैं ब्लॉक इसलिए लिखा क्योंकि अलग अलग जगह पे, कहीं पे ब्लॉक है, कहीं पर उसको हिंदी में तहसील बोलते हैं, कहीं पे प्रखंड बोलते हैं, कहीं पे तालुका बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे अच्छा है इंग्लिश में लिखना। और जिला स्तर पर जिला परिषद होंगे।
तो त्रिस्तरीय होगा। इसमें से इसकी जो धुरी होगी तो वो होगा मध्यवर्ती स्तर, यानी कि त्रिस्तरीय का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा वो होगा मध्य स्तर का, यानी ये होगी इसकी धुरी, और ये होगा सलाहकारी संस्था, और ये होना चाहिए जिसमें सारा कार्य इम्प्लीमेंट हो, है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये है इसका कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र सही बात, सही शब्द नहीं है, आप इसको ऐसे समझिए कि सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन जहां पर होगा वो होगा ग्राम पंचायत। जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में ब्लॉक पंचायत यानी ब्लॉक समिति या प्रखंड समिति एक समन्वय का काम करेगी, और जिला परिषद एक सलाहकारी भूमिका के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है। यहाँ पर जो चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष होंगे। प्रत्यक्ष मतलब सीधे जनता वोट करेगी। किसको किसको करेगी तो कहा गया मुखिया जी को करेगी जो उसका हेड होंगे, और वार्ड मेंबर को करेंगी। यानी अगर आप वोट करने जाएंगे उस समय, अभी नहीं, 93 के पहले वाली स्थिति हम बता रहे हैं, 93 के बाद स्थिति क्या होगी वो तो हम 73 अमेंडमेंट के बाद बताएंगे। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि आजादी से लेकर के 1993 तक की स्थिति किस तरह से थी जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था डेवलप हुआ। तो वोट करेंगे आप एक इसको एक इसको। यहाँ पर वोटिंग अप्रत्यक्ष होगी, यानी जनता सीधा वोट नहीं करेगी, बल्कि जो चुने हुए लोग हैं उनके द्वारा होगा वोटिंग, और यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष चुनाव संपन्न। ठीक है। और इसके बाद कहा गया कि इसका कार्यकाल जो होगा तीनों संस्था का वो होगा 5 ईयर, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। और अगर 5 वर्ष से पहले ये संस्था विघटित हो जाती है तो जितने दिन के लिए विघटित हुई है अगला इलेक्शन उतने ही दिन के लिए होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि 5 वर्ष के जगह पे कोई पंचायत सिस्टम 4 वर्ष में विघटित हो गई तो अब जो चुनाव होगा वो अगले 1 वर्ष के लिए। ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। ओके। चूंकि इसका संबंध राज्य सूची से है तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा, है ना, प्रत्येक राज्य की विधानसभा यहीं पे लिख लेते हैं, ये राज्य सूची का होना चाहिए। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा नियम बना सकती है। ठीक है। और कहा गया नेक्स्ट पॉइंट कि जितना भी ग्राम स्तर का जितना भी कार्यक्रम है, कार्यक्रम है ना, इन सबको पीआरआई के अंतर्गत पीआरआई से संपन्न करवाइए। ठीक है। और इसके लिए एक अलग से कोष का निर्माण कीजिए। क्लियर? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप अगर नहीं भी लेंगे तो हमने आपको टेलीग्राम पे अपने मैगजीन का पीडीएफ दे दिया है, आपको उसको पूरा लैंग्वेज के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें है। ठीक है। ये लेख हमारा अभी आगे भी जाएगा, सरकारी संस्थान में भी जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हम इस
पेज चेंज कर दें? हेलो, बोलिए, पेज चेंज कर दें? यस सर। ठीक, हाँ ठीक, थैंक यू। अब जैसे ही ये बलवंत राय मेहता की सिफारिश आई तो राजस्थान सरकार सबसे पहले राजस्थान सरकार ने 9 सितंबर, है ना, समझ रहे हैं, आज 9 सितंबर, आज ही का दिन, यस सर। 9 सितंबर 59 को एक एक्ट पारित किया। पंचायती राज एक्ट पारित किया, है ना, और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का प्रारंभ हुआ, है ना, राजस्थान के नागौर में प्रारंभ हुआ। और उस समय पंडित नेहरू भी वहां पे मौजूद थे, उपस्थित थे। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वक्तव्य दिया और उन्होंने जनता को बोला कि देखिए, अगर पंचायती राज व्यवस्था भारत में सही से लागू हो गया तो भारत में सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। इसलिए अभी इसको आप विकसित होने दीजिए। ये जिस दिन विकसित हो जाएगा उस दिन भारत में जो सही लोकतंत्र है, सही स्वराज है, वो स्थापित हो जाएगा। इसके बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ पर पंचायती राज कानून लाया, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय था। आप जानते हैं आर्टिकल 40 में भी कहा गया था कि राज्य अपना नियम बनाए, तो कई राज्यों ने लाया। उसमें से आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश में आया, तमिलनाडु में आया, कई राज्यों ने इससे कानून का निर्माण किया। ठीक है, तो लगभग बहुत सारे राज्य इसमें अपने आधार पर नियम का निर्माण कर रहे थे और पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर रहे थे। लेकिन ज्यादातर राज्यों में यह व्यवस्था बहुत सफल नहीं हो पा रही थी। इसमें बहुत सारी त्रुटियां हो रही थी, काम नहीं कर पा रही थी ये संस्था। तो पंडित नेहरू ने बोला कि इसको काम करना चाहिए, तो काम क्यों नहीं कर रही है, तो जरा हम एक बार चेक करते हैं कि क्यों आखिर इस पे काम नहीं हो रही है। तो फिर उन्होंने क्या किया, 1963 में के संथानम समिति का गठन कर दिया। ये समिति बहुत बड़ी समिति थी, बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। पंचायती राज के संदर्भ में इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी और कहा पंडित नेहरू को कि ये क्यों सफल नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे उन्होंने 2 कारण बताया। पहला कारण उन्होंने बताया कि पंचायती राज को आर्थिक तंगी है, मतलब इसके पास पैसा नहीं है, तंगी है। और दूसरा कि प्रशासनिक सहयोग नहीं है। प्रशासनिक सहयोग नहीं का मतलब ये हुआ कि जो हमारे ब्यूरोक्रेसी हैं, जो हमारे लोक सेवक हैं, उनको लगता था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें तो बहुत निम्न स्तर के काम होते हैं, नाली की सफाई, पेयजल, ऐसे करके। तो क्या हम इतना पढ़ाई लिखाई करके जो अधिकारी बने हैं, तो क्या इन सारे छोटे छोटे कार्यों के लिए बने हैं? इसीलिए वो ज्यादातर ऐसे कार्यों में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाती, अपनी रुचि नहीं दिखाते
और इस कारण ये व्यवस्था जो है वो सही रूप से काम नहीं कर रहा है। के संथानम ने इसके बारे में अपने सुझाव दिए। इसी तरह से ये चलता रहा। 1977 में, अब देखेंगे मेरे बुक में थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गया है। वहाँ पे 1970 में मोरारजी देसाई की सरकार के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली वो मिसप्रिंट है, वो 1977 है। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, पीएम थे, तो उन्होंने अशोक मेहता समिति बनाया। अशोक मेहता समिति गठित की, है ना। अशोक मेहता भी ना उस समय जो योजना आयोग थे उसके सदस्य थे, अशोक मेहता। अशोक मेहता ने अपनी रिपोर्ट दी 1978 में, और जो इनका रिपोर्ट था वो एक तरह का अपने आप में एक ग्रंथ था, ठीक है। अशोक मेहता ने लगभग 109 पॉइंट रिपोर्ट दी। बहुत बड़ा रिपोर्ट, इतना बड़ा रिपोर्ट नहीं दिया जाता है कभी भी। जब कोई कमेटी का गठन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 पॉइंट का, 15 पॉइंट का रिपोर्ट दी जाती है, पर इन्होंने तो 109 पॉइंट का एक मोटा सा ग्रंथ लिख करके दे दिया, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं कि अशोक मेहता की जो समिति के रिपोर्ट थे वो क्या थे। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। एनी क्वेश्चन? सर के नो संथानन सर। वाले में केवल 2 ही पॉइंट थे। किसमें? के संथानन की रिपोर्ट में हाँ केवल 2 ही हाँ, पॉइंट थे। केवल 2 पॉइंट थे पंचायत से संबंधित, कि यहाँ पर आर्थिक तंगी और प्रशासनिक सहयोग, और भी उसके बहुत सारे पॉइंट थे। उन्होंने लोकपाल के गठन के बारे में बताया था, तो सब जहाँ पे जरूरत है वहां पे बताएंगे आपको। मतलब यहाँ पर PRI से रिलेटेड 2 ही थे। हाँ, तो पंचायत से संबंध में यहाँ पे। अब जरा देखें अशोक मेहता साहब ने क्या बोला, ठीक है। तो अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट, इन्होंने पहला बात बोला कि पंचायती राज का कार्यकाल 4 वर्ष का हो, ठीक है। विधायिका में हमारे एक जानते हैं आप, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। इन्होंने बोला पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष का, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तरीय हो, 2 लेवल हो। क्या क्या हो भाई? तो उन्होंने बोला पहला होगा मंडल पंचायत, और दूसरा होगा जिला परिषद। मंडल पंचायत का गठन करने के लिए उन्होंने कहा कि 10,000 या 15,000 लोगों के बीच, सॉरी 15,000 से 20,000 लोगों के बीच जनता लोग होना चाहिए। लोगों के बीच ये संस्था हो जिसमें आप कई गांव को मिला दीजिए और उस गांव के आधार पर इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आप 20 से 30 गांव को मिला दीजिए, 20 से 30 गांव को मिला करके एक पंचायत बनाइए।
कहा कि यहाँ पर चुनाव आप करेंगे प्रत्यक्ष, और जिला परिषद के लिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला में होगा और इसका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था होगा, इस पंचायती राज व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु होगा, है ना, केंद्र बिंदु होगा वो होगा जिला परिषद। जिला परिषद को कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही होगा। साथ ही साथ कहा कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष होंगे, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो डीएम होंगे, या जिन जगह पे डीसी था तो डीसी होंगे। क्लियर। इसके साथ इन्होंने और क्या बात कही, इन्होंने बोला कि जो मंडल पंचायत है या जिला परिषद है, यहाँ पर जब चुनाव होंगे तो चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को शामिल होना चाहिए। चुनाव में राजनीतिक दल सम्मिलित हो, है ना, सम्मिलित। ठीक है। और एक बात इन्होंने, दो बात इन्होंने कहा और भी, कि राज्य जो है, मतलब यूपी बिहार झारखंड राज्य जो है अपने टैक्स को पंचायती राज व्यवस्था में हस्तांतरित करे, ट्रांसफर करे। और एक बात और जिसको हमेशा याद रखना है, ठीक है, इन्होंने कहा कि एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाए। तो ये इनकी कुछ मुख्य बातें हैं, और इसमें से जितने सुझाव थे उनमें से कोई सुझाव लागू नहीं किया गया, कोई सुझाव लागू नहीं। मोरारजी देसाई किया गया कि सरकार गई, फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। इंदिरा गांधी पंचायती राज व्यवस्था को लेके बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थी, या उनका यह मानना भी था कि अभी शायद वो टाइम नहीं है कि हम पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह से भारत में लागू करते हैं। तो अशोक मेहता समिति के बाद, यानी कि 1978 के बाद से लेकर के 1984 तक, जब तक इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, तब तक पंचायती राज व्यवस्था फिर से अपने पुराने ढर्रे पे चल रहा था। यानी स्टेट इसके लिए नियम बनाती, लागू करवाती, नहीं करवाती, वो सब स्टेट के विषय था, स्टेट के मैटर था। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या जैसे अभी हमने आपको कहा कि हमने जो आपको मटेरियल दिया है द हॉक आईएएस मैगजीन, जो हमारे वेबसाइट पर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पे अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो बताएं मुझे। एनी क्वेश्चंस? मैं अभी स्क्रीन शेयर जो है थोड़ा रोक रहा हूं, आप अपना वीडियो ऑन करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपना बोलिए। सर इमरजेंसी भी इसी समय लगी थी, उसकी क्या कहानी? इमरजेंसी 75, ठीक है ना, 75 के बाद ये 77 की बात आ रही है, 78 में इसकी रिपोर्ट आई। फिर वही फिर संशोधन चल रहे थे ना। कहाँ पे?
सबको मत मिलाइए वही ना, मतलब वो संविधान तो में। हाँ, वो तो अपना अलग मामला चल रहा है, ये अपना अलग मामला चल रहा है। वो ये तीसरा स्तर है विधायिका का, आप बात कर रहे हैं पहले स्तर का, उसको उसको वहां पे देखेंगे, ठीक है, वरना खिचड़ी हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? वीडियो ऑन कीजिए अपना अपना। ओके, सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर रखें। ओके, कैसा कैसा लग रहा है आपको पंचायती राज व्यवस्था? चीजें समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना? गुड, ठीक है, चीजें सही से हो रही है ना? तो अब जब राजीव गांधी के प्रधानमंत्री का कार्यकाल आता है, तो राजीव गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी के विचार से थोड़ा अलग है पंचायती राज व्यवस्था में, और उनका ये मतलब कठोरता के साथ उनका ये मानना है कि अगर हम भारत का विकास करना चाहते हैं, उसे ग्रामीण रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में हमें पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करना ही होगा। ओके, तो आइए हम जरा बात करते हैं कि आगे क्या हो। एक सेकंड, आगे की बात हम अगले पेज में कर रहे हैं। यहां से कि पीएम श्री राजीव गांधी पंचायती राज पीआरआई को लेकर बहुत सक्रिय थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना होगा, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम इसको अधिक प्रभावी बनाएं। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, जी.वी. के. राव समिति। पचासी 86 में इनका गठन हुआ, 85 में हुआ, 86 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। जी.वी. के. राव समिति के जो रिपोर्ट थे, इनका जो रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट में 4 बिंदु थे, 4 इंपॉर्टेंट सुझाव थे, बड़े इंपॉर्टेंट सब थे। उन्होंने पहला सुझाव में कहा कि पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा। मतलब बलवंत राय मेहता वाले जो लाइन थे, उसी लाइन को ये पकड़े। दूसरा इन्होंने बोला कि पंचायती राज व्यवस्था का केंद्र बिंदु ग्राम पंचायत होगा। तीसरी बात इन्होंने बोला, SC, ST एंड महिला को आरक्षण है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया है कि महिला रिजर्वेशन के संदर्भ में पहला
सुझाव देने का किसने दिया? तो GV राव। और SC/ST के आरक्षण को लेकर के जो सुझाव आए थे वो सुझाव थे अशोक मेहता समिति के। तो इसको दो कुछ चीजों को ध्यान में बिल्कुल रखना है। चौथी बात इन्होंने अपने सुझाव में कहा कि जिला में जितना भी जिला के विकास कार्यक्रम को PRI में सम्मिलित कर दीजिए। इनके 4 सुझाव थे। इनके सुझाव से थोड़ा राजीव गांधी जो थे वो बहुत संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि राजीव गांधी का एक अलग मेंटेलिटी थी। उनकी ये मेंटेलिटी थी कि आरक्षण देने से जो है वो व्यवस्थाएं उतनी प्रभावी नहीं हो सकती। तो उन्होंने इस सुझाव को ऐसे ही अभी छोड़ दिया, बोला कि चलो ठीक है, हम देखते हैं क्या करते हैं। उन्हें इस सुझाव से उनकी सहमति नहीं थी। तो उन्होंने फिर इसी वर्ष 86 में इनकी रिपोर्ट आई, तो उन्होंने फिर क्या किया, एक और समिति बनाई, LM सिंघवी समिति। नाइनटीन 86 में बना और इसने भी अपनी रिपोर्ट दी। 2 पॉइंट की रिपोर्ट इनका था मूल रूप से, 1 और 1 2। चूंकि सिंघवी साहब ने इस चीज को देख लिया था कि रिजर्वेशन की बात बोलने से श्री राजीव गांधी थोड़ा असंतुष्ट थे, थोड़ा बितके हुए थे, तो उन्होंने अपने जो रिपोर्ट जारी की, तो उस रिपोर्ट पर इन्होंने कहा कि हम 2 सुझाव देंगे। 2 हम सुझाव देंगे। ओके, 2 सुझाव क्या देंगे? तो उन्होंने पहला बात ये बोला कि सर PRI है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूट को आप संवैधानिक दर्जा दीजिए। अभी तक ना संवैधानिक दर्जा नहीं था। अभी तक क्या हो रहा था, हर स्टेट अपने यहाँ पर एक्ट लागू करके, कैसे होता था, एक्ट मतलब विधानसभा में पारित किया और लागू किया। तो संविधान में केवल अभी था वहां पर इसका प्रावधान 40 में। तो इसको बोल रहा था, सिंघवी साहब ने बोला कि आप इसको संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, तब ये सफल हो पाएगा। और दूसरा, केवल संवैधानिक दर्जा देने से नहीं होगा, जब ये काम करेगी तो इसके लिए वित्त मतलब रेवेन्यू की ठोस व्यवस्था कीजिए। श्री राजीव गांधी को इनका सुझाव पसंद आ गया। हाँ, ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। तब श्री राजीव गांधी ने क्या किया, एक और कमेटी का निर्माण किया। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। अगला जो कमेटी बना, हम उसको अगले पेज में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। हो गया, नेक्स्ट पेज। अब एक समिति बनी, एक समिति बनी जिसका नाम था
पी के थुंगन समिति। बेसिकली ये संसदीय समिति थी, संसदीय समिति थी, यानी संसद, इसमें ज्यादातर जो सदस्य थे वो संसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और उस समिति में यह एक सामंजस्य बनाने का प्रयास किया गया कि हम पंचायती राज व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये संसदों की समिति थी, पी के थुंगन इसके अध्यक्ष थे। तो थुंगन समिति इसको हम लोग कहते हैं, थुंगन समिति 1987 में इस समिति का गठन किया। इस समिति ने भी अपनी 2 रिपोर्ट दी, बिल्कुल वही वाला कि इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दे, और दूसरा इसके बारे में कहा गया कि वित्त का ठोस व्यवस्था करें, वित्त का ठोस व्यवस्था करें। तो जब संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी, तब श्री राजीव गांधी ने कहा कि अब हम इसको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करेंगे। अतः 64th संविधान संशोधन अधिनियम, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया कि पीआरआई को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा में फेल हो गया, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। इसलिए संविधान संशोधन बिल एक तरह से लैप्स कर गई। और इसके बाद, है ना, इसके बाद फिर ये जो प्रोसेस था वो रुका रहा, क्योंकि केंद्र में अभी 89 से लेकर के 92 तक अस्थिरता का वातावरण था। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, तो एक अव्यवस्था थी और अस्थिरता थी। 92 में आप जानते हैं कि राव मनमोहन मतलब जो नरसिम्हा राव की सरकार थी वो आए, और मनमोहन सिंह जो है वित्त मंत्री बने सरकार थी। इन्होंने कहा कि हम राजीव गांधी के जो स्वप्न है उस स्वप्न को आगे करने के लिए हम 73वां 73 संविधान संशोधन अधिनियम और 74 जो अर्बन लोकल बॉडीज का है उसको हम संविधान संशोधन अधिनियम को पारित करने का निर्णय किया। इसे 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने पारित किया। 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने पारित किया। मैगजीन में देखिएगा दोनों जगह पर 22 दिसंबर दिया होगा, उसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये कैसे पारित हुआ? ये पारित हुआ विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि सदन का 1/2 से अधिक और उपस्थित लोगों के 2/3 से अधिक, 2/3 एवं 1/2 से अधिक से इसे हम लोग पारित कर दिए। क्योंकि ये एक ऐसा संविधान संशोधन था जो तीसरे स्तर का था, यानी इसमें राज्यों के सहमति का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो ऐसे स्थिति में
17 राज्यों के विधानसभा, राज्यों के विधान सभा के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया गया। ओके, ठीक है। एंड इस पर राष्ट्रपति जी ने 20 अप्रैल 1993 को साइन कर दिए। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति अनुमोदित किए, अनुमोदित, और 24 अप्रैल 1993 से लागू कर दिया गया, भारत में लागू हुआ। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को एवरी वर्ष 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? PRI दिवस, पंचायती राज दिवस। ओके, तो यहां तक जरा आप लिख लें। एंड इसके बाद अगर आपको कुछ पूछना हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर जैसे ये बुक्स में बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए, तो सर इसको अवॉइड कर सकते हैं ना? क्या पॉइंट्स दिए गए हैं बताइए सर मुझे। जैसे GV के राव समिति है, जितनी भी समितियां हैं सर, उसमें ना बुक्स में बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, नहीं, तो उन सबको अवॉइड करके, मतलब जो आप नोट्स लिखा रहे हो उसी पे मतलब फोकस करके। बिल्कुल, आप देखिए, अब आपको सोचिए कि 109 पॉइंट है अशोक मेहता समिति का, तो बुक को तो पेज बढ़ाने के लिए उसको मैटर चाहिए। तो हो सकता है किसी बुक ने 109 पॉइंट लिख दिया हो, तो आप क्या पढ़िएगा उसको? नो सर। जो इसके मेन पॉइंट्स हैं ना, उसको ध्यान में रखें, इसके मेन पॉइंट्स क्या है। ओके सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर। किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी तो आपके पास मैटर है ही, हमने आज भेज ही दिया है आपको मैटर, है ना? तो आप उससे अपना चीजों को देख लीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट बात सुनिए। अब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं या पढ़ाएंगे, वो सब हमारा 73 अमेंडमेंट के द्वारा जो PRI की व्यवस्था है, हम उसको पढ़ाएंगे। यानी अब तक जो था वो एक्ट के थ्रू जो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लागू हो रहे थे वो थे, और अब जो हम आपको बताएंगे वो होंगे जो संवैधानिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अगले पेज में। कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही आपको, किसी को समझने में? नो सर। है ना? अभी तो कुछ बिल्कुल नहीं सर। हाँ, अभी तो समझने। हाँ, चलिए आगे हम लोग। अब आइए हेडिंग लिखिए, थर्ड संविधान संशोधन अधिनियम
ऐसे लिख सकते हैं, अधिनियम और पीआरआई, पंचायती राज व्यवस्था। यहाँ पे मैं नियम के साथ लिखना चाह रहा था ईयर, ऐसे करके 1992। कई जगह पे 93 भी होता है लिखा हुआ। 93 में पारित हुआ, 1992 में इसको इनिशिएट किया गया, बिल लाया गया। क्लियर? तो ऐसे आप लिख करके मैं 93 भी लिख देता हूँ। 92 में बिल लाया गया, 93 में पारित हो गया। तो जो होगा उसके हिसाब से आप चीजों को देखिएगा। अब देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीजें थी जो संविधान की पुस्तक में जोड़ दी गई। तो सबसे क्या क्या बातें जोड़ी गई, हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये हुआ कि आर्टिकल 243 243 टू 2430 संविधान में पंचायती राज संस्था के द्वारा जोड़ा गया। क्या हुआ, ये ऐड हुआ। फिर एक नया भाग संविधान में जुड़ा, भाग 9। ठीक है। फिर इसी तरह से एक नई अनुसूची जुड़ी, 11 अनुसूची 11। इसमें पीआरआई के कार्य क्या है, कार्यों का विवरण है इसमें। ठीक है, उनका दायित्व क्या है, कार्य क्या है, ये सारी चीजें। तो संविधान में ये 2 इम्पोर्टेंट बदलाव आए, यानी आप कह सकते हैं इसको 3 के। पहला आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक को जोड़ा गया। फिर नेक्स्ट बात आई, भाग 9 जोड़ा गया। फिर नेक्स्ट बात आई कि अनुसूची 11 इसके अंतर्गत जोड़ा गया। अब इसकी जो कुछ सामान्य सी बातें हैं इस कानून के अंतर्गत, सामान्य इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो सब में लागू होगा, यानी कि जितने स्तर हैं उन सब पे लागू होगा। जनरल इंफॉर्मेशन। सबसे पहली बात बोली गई कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होगा, 3 लेवल पे होगा। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। फिर दूसरे का नाम दिया गया पंचायत समिति, और तीसरे का नाम दिया गया जिला परिषद। सबसे निचले स्तर पर ये, मध्यवर्ती स्तर पर ये, और जिला स्तर पर इसका निर्माण होगा। निचला स्तर, मध्यवर्ती स्तर एंड जिला स्तर। दूसरी बात, इस अधिनियम में कहा गया कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, 5 ईयर का। और अगर 5 वर्ष से पहले विघटित होता है, 5 वर्ष से
पहले विघटित होता है तो शेष अवधि के लिए चुनाव होगा। के लिए चुनाव होगा, है ना। जैसे हमने कहा आपको कि मान लीजिए 4 वर्ष में विघटित हो गया, तो जो अब अगला इलेक्शन होगा ना, वो अगला इलेक्शन 1 वर्ष का टेन्योर के लिए होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो विघटन 6 माह से कम समय के लिए होता है, से कम समय के लिए, तो फिर नए 5 वर्ष के लिए चुनाव होगा। नए 5 वर्ष के लिए चुनाव। सामान्यतः लोकसभा और विधानसभा में ये बातें लागू नहीं होती। एक पहला वाला, अगर विधानसभा या लोकसभा 2 वर्ष में ही विघटित हो गई, तो अब जो फ्रेश इलेक्शन होगा वो अगले 5 वर्ष के लिए होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो शेष अवधि बची हुई है उसके लिए पंचायती राज में इलेक्शन होगा। लोकसभा और विधानसभा में यह प्रावधान है कि अगर कोई कैंडिडेट या कोई विधानसभा, कोई कैंडिडेट अपने 6 माह के कार्यकाल से कम समय में रिजाइन दे दिया या पद छोड़ दिया, तब उसके पद की भर्ती फ्रेश इलेक्शन के साथ होगी। तो यहाँ पर भी ये बात है कि अगर 6 महीना बचा हुआ है या 6 महीने से कम बचा हुआ है, तो अब जब इलेक्शन होगा तो वो 6 महीने के लिए नहीं होगा, बल्कि अब होगा अगले 5 वर्ष के लिए। समझ में आया बात? यस सर। समझ में आ गया बात आपको? किसी को डाउट हो तो बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अगर लेना हो तो। लेते रहिएगा। तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा भी इसमें बता दे रहा हूँ, तो हो सकता है वो उसमें ना लिखा हो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके ओके ओके, जरा 1 मिनट रुकिए। ओके, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? अगला पेज में जा रहा हूँ। अगला पेज, ठीक है। अगला पेज कहा, अगला इंफॉर्मेशन इसमें ये कहा गया
कि चुनाव की बात अभी आई थी, फिर मैंने कहा चुनाव, तो चुनाव कौन संपन्न कराएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट कि राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग का गठन होगा और PRI एंड ULB अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव संपन्न कराएंगे। यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इलेक्शन कमीशन केवल पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं के चुनाव को संपन्न करवाएंगे। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा के चुनावों को संपन्न करवाने की जिम्मेदारी दिया गया है केंद्रीय चुनाव आयोग। फिर इसमें कहा गया सामान्य रूप से कि 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष के अधिक है ना आयु वाले मतदाता होंगे, जैसे सामान्य में होता है मतदाता होंगे। और इसमें उम्मीदवार जो होंगे, उम्मीदवार वो 21 वर्ष की आयु से अधिक, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष की आयु है, इसमें 21 वर्ष की आयु को निर्धारित किया गया उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, किसी भी स्तर पे होगा, ULB में हो, किसी में भी हो, तो इसका ये बात हो। नेक्स्ट कहा गया राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। राज्य वित्त आयोग, केंद्र में वित्त आयोग है 280, तो राज्य वित्त आयोग क्या करेगा कि PRI एंड ULB अर्बन लोकल बॉडीज के वित्त के लिए सुझाव देंगे, राज्यों को सुझाव देंगे, राज्यों को सुझाव देंगे, है ना, कि कैसे हम टैक्स का बंटवारा करें, कितना उसको ग्रांट मिले, कितना उसको लोन मिले, ये सब का सुझाव देगा राज्य वित्त आयोग। हर राज्य का अपना अपना अलग वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो ये कार्य को संपन्न करेंगे। ये सब जगह एक समान रूप से लागू होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात ये कहा गया इसके अंतर्गत कि SC और ST को उनकी जनसंख्या के हिसाब से सीट आरक्षित होंगे। यानी जितना जनसंख्या उसके रेशियो के हिसाब से उसको सीट मिलता है। ये स्टेट में भी होता है और जो रिजर्वेशन है आर्टिकल 15, 16 उसमें भी होता है। इसमें कहा गया महिलाओं को 1/3 आरक्षण होगा हर सीट में, चाहे वो सामान्य हो, SC हो, ST हो, मुखिया हो, कोई भी सीट हो, सब में होगा। और ये जो आरक्षण होगा 1/3, ये रोटेशन बेस्ड होगा, चक्रा अनुसार रोटेशन बेस्ड का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए कि ऐसे करके सीट है ना, सपोज कीजिए ऐसे करके सीट है, तो ये सीट अगर जनरल है, यानी कोई भी मेल फीमेल कोई भी आ सकता है, ये सीट अगर जनरल है तो ये सीट हो जाएगा वीमेन।
फिर ये सीट हो जाएगा जनरल, फिर ये जनरल, फिर वीमेन। जनरल का मतलब नहीं है कि केवल पुरुष पुरुष महिला दोनों लड़ सकती है, लेकिन जो वीमेन होगा वो केवल उसमें वीमेन लड़ेगी। ये 5 इयर्स का है, 5 वर्ष के लिए। अगला 5 वर्ष में देखिए क्या होगा, ये वाला जो सीट है ये हो जाएगा वीमेन, ये हो जाएगा जनरल, ये हो जाएगा जनरल, ये हो जाएगा वीमेन, जनरल, जनरल, तो रोटेट हो गया। फिर अगले वर्ष 5 वर्ष के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा जनरल, ये हो जाएगा वीमेन, ये हो जाएगा जनरल, ये हो जाएगा जनरल, ये हो जाएगा वीमेन, ये हो जाएगा जनरल। ये वाला बात समझ में आया आपको, रोटेशन वाला? बताइए मुझे, किसी को नहीं आया हो तो बोलिए। मतलब सर 15 साल में तीनों जगह की महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा? नहीं, 15 साल में एवरी ईयर मौका मिलेगा। जनरल सीट तो विमेन एंड मेल दोनों के लिए है, लेकिन उसमें से 3 में से 1 सीट जो है वो रिजर्व हो जाएगा विमेन के लिए। फिर अगला 5 साल में मत महिला भी। अब क्यों ऐसे फालतू वाला चीज सोच रहे हैं? कान को घुमा के पकड़ना जरूरी है, सीधा सीधा पकड़िए आप। सुनिए, यहाँ पे 3 सीट है, एक है विमेन, बाकी में विमेन और मैन दोनों, बाकी में विमेन मैन दोनों। फिर ये सीट वुमेन था, इधर आ गया। अब इसमें केवल वुमेन है, इसमें विमेन एंड मैन दोनों है, इसमें विमेन एंड मैन दोनों है। फिर अगले बार ये वाला सीट विमेन हो गया, इसमें विमेन मैन दोनों है, इसमें विमेन मैन दोनों। बस समझ में आ गया? इतना घुमाइए मत इसको, हल्का से लीजिए, बहुत जटिल चीज को लेने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए ये पहले विमेन था, किसी विमेन ने इतना अच्छा काम कर दिया कि अगले वर्ष ये जनरल हो गया, लेकिन उस महिला के काम को लोग इतना सराहा कि उसमें इस बार पुरुष भी खड़ा हुआ, महिला भी खड़ा हुआ, लेकिन जीत गई वो महिला। क्लियर? लेकिन सर हर बार अगर पुरुष जीत रहा तो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं ना, तो इसलिए नेक्स्ट हाँ, टाइम में हाँ, फिर महिला को देंगे ना, तो ये बिल्कुल। बात। हाँ, हर 3 वर्ष के बाद वो सीट, हर तीसरा इलेक्शन में वो सीट जो है विमेन होगी। महिला को प्रतिनिधित्व मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, 100%, 100%। अब इसमें एक संशोधन ये हो गया कि लगभग 16-17 राज्य जो है हमारे देश में, उन्होंने विमेन रिजर्वेशन को 50% कर दिया है। पंचायती राज व्यवस्था में विमेन रिजर्वेशन 15-16 राज्यों में 50% है, यानी हर 2 सीट में से 1 सीट रिजर्व है फॉर विमेन, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, सरपंच का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें बिहार पहला राज्य है, बिहार फर्स्ट राज्य है जिन्होंने अपने यहाँ विमेन रिजर्वेशन को 50% पहली बार किया। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, लगभग हर स्टेट, 15-16 राज्य। ठीक है, तो अभी ये चीजें हैं। आरक्षण समझ में आ गया आपको? एससी का क्या है, एसटी का क्या है? क्लियर? क्लियर सर। ठीक है, ओके। तो ये था सामान्य इंफॉर्मेशन जो हर स्टेट में इस तरह से चीजों को लागू करना होगा। परंतु जैसा भी आप जानते हैं कि ये मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट का विषय है, तो स्टेट आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकता है, यानी कि ये भी कर सकता है कि वो ओबीसी को भी आरक्षण दे सकता है या बीसी को भी आरक्षण दे सकता है इसके अतिरिक्त। ठीक है, पर इतना तो देना ही होगा क्योंकि वो संविधान में इसका मूलभूत स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब जो हम अब आपको बता रहे हैं
वो अलग अलग स्तर पे बताएंगे कि ग्राम पंचायत कैसे है, पंचायत समिति कैसे है और जिला परिषद कैसे है। तो आइए अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर इसमें भी आरक्षण 50% तक ही है या फिर उससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं? किसमें? इसमें ये ये नौकरी वाला सिस्टम नहीं है कि 50% होगा। 50% तो विमेन रिजर्वेशन इन्होंने ऐसे ही दे दिया है, जी, इससे ज्यादा तो भी इसमें हम बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल इसमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है? हम्म, ये वो वाला कैप इसमें लागू नहीं होता। अब ध्यान से सुनिएगा इसको, ग्राम पंचायत को। ओके, कहा गया कि 1991 की जनगणना के अनुसार 4000 या उससे अधिक, 4000 प्लस की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होगा। मिनिमम 4000 होना चाहिए। अगर नहीं है मिनिमम 4000 तो आप एक या दो गांव को मिलाइए और उसके बाद आप उस गांव में ग्राम पंचायत का गठन करेंगे। ठीक है, तो 4000 की जनसंख्या कब होनी चाहिए थी? मतलब 1991 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि 93 से लागू हो रहा है। जिन गांव में नहीं होगा वहां पर तो एक या दो या तीन गांव को मिला करके हम वहां पर ग्राम पंचायत का गठन करेंगे। ओके, फिर सुनिए। ग्राम पंचायत में वयस्क मतदाता, है ना, चुनाव करेंगे मुखिया का और वार्ड मेंबर का। ठीक है, यानी अगर आप देखेंगे कि कोई ऐसा गांव है, सपोज कीजिए, तो इस गांव को हम ऐसे करके कई वार्ड में बांट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक वार्ड मेंबर, यहाँ पर एक वार्ड मेंबर, यहाँ पे एक वार्ड मेंबर, यहाँ पे आपका जिस वार्ड में आपका घर पड़ता है वहां के वार्ड मेंबर के लिए आप एक इलेक्शन करेंगे, वोट करेंगे और इस गांव का एक मुखिया होगा। तो इस मुखिया का चयन वो हर गांव के जो मतदाता है, वार्ड के जो मतदाता हैं, वो मुखिया का चयन करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक मुखिया का चयन होगा और कई वार्ड मेंबर अपने अपने वार्ड का मेंबर का आप चयन करेंगे। ये बात समझ में आया? इस बात को समझे आप? यानी अगर आप ग्राम पंचायत में वोट करने जाएंगे ना, तो अभी आपको दो वोट करना होगा। एक मुखिया जी का वोट करना होगा, है ना, और दूसरा आपको वोट करना होगा अपने वार्ड मेंबर का वोट करना होगा। तो दो का आपको वोट करना होगा। तीसरी बात समझिए कि
ग्राम पंचायत का वयस्क मतदाता का समूह ग्राम सभा होता है। ठीक है। और ग्राम सभा में ग्राम सभा क्या है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का जो वयस्क मतदाता है वो सभी के सभी जो है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं या ग्राम सभा का वो पार्ट होते हैं। और सभी महत्वपूर्ण निर्णय में इनकी सहमति है होनी चाहिए। क्या लिख रहे हैं हम? ऐसे लिख रहे हैं हम यहाँ पर, सभी महत्वपूर्ण निर्णय ग्राम सभा की सहमति से होगी। यानी मान लीजिए कि आपके गांव में पुल बनना है, पहले स्कूल बनना है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनना है, ये निर्धारण ग्राम सभा की बैठक में लिया जाएगा। और ग्राम सभा ने कहा कि नहीं, अभी हमें जो है प्राथमिक चिकित्सालय का निर्माण करना जरूरी है, तो ऐसे स्थिति में प्राथमिक चिकित्सालय ही बनेगी। ठीक है। ओके। और ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत के कार्यों में सहयोग देंगे ग्राम सेवक। ये सरकारी कर्मचारी है, निम्न स्तर का, निम्न लेवल का। इसको हम लोग VLW बोलते हैं, विलेज लेबर वर्कर। और शायद यूपी में इसको बोलते हैं विलेज VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। नाम से सिर्फ ये ऑफिसर है, इसका कोई काम नहीं है ऑफिसर। क्लियर? 3 पॉइंट क्लियर हो गया? अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं, जो अब आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये चीजें ना जनरली बुक में नहीं के बराबर लिखा हुआ है। आप अगर 100 वीडियो देखिएगा यूट्यूब पर पंचायती राज का, तो उसमें से मेरे हिसाब से 95% जो वीडियो है यूट्यूब पर पंचायती राज में, उसके पास अधूरा या नहीं के बराबर नॉलेज है। मैंने यहाँ तक देखा कि जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्लास भी लेते हैं अलग अलग संस्थानों में टीचर्स, IAS के संस्थान में, उनको पॉलिटी वाले कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में बड़ा उनको अच्छा एक्सपर्ट है, लेकिन उनको पंचायती राज व्यवस्था का ज्ञान शायद 25 से 30% से ज्यादा नहीं। इसलिए वो बहुत सारी बातें या तो नहीं बताते हैं, या अगर बताते हैं तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए। ये 5 क्वेश्चन इस एरिया से आता है, प्लस 5 प्लस। तो अगर आप इसको सही से कर लेंगे ना, तो आप 5-6 पॉलिटी का क्वेश्चन 100% सही करके आएंगे। मेरा दावा है ये चीज। अगर आप 2011 से 2019 का क्वेश्चंस को उठा के देख लें, तो आपको ये बातें मालूम हो जाएगी। अब जो हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेरा यह मानना है कि 90%, 99% जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ाते हैं उसको नहीं पता है क्या बात है, उसको हम बता रहे हैं। ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत के अंतर्गत
है ना। 2008 में एक कानून आया जिसका नाम था ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, लागू हुआ 2 अक्टूबर 2009 से। इसके अंतर्गत एक ग्राम न्यायालय का गठन का प्रावधान है और वो ब्लॉक स्तर पे बनाया जाएगा। लेकिन इस कानून के अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसको ध्यान से सुनिए और बिल्कुल वो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। वो क्वेश्चन ये है कि जिन जिन राज्यों में जो राज्य इस कानून को लागू कर रहे हैं, जो राज्य इस कानून को लागू कर रहे हैं, वहां पर सरपंच और पंच जनता के द्वारा चुना जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। और क्या होता है कि पंच और सरपंच मिलकर, पंच और सरपंच मिलकर ग्रामीण समस्या या मुकदमे की सुनवाई करते हैं। तो जिन राज्यों में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 अगर लागू है तो उस राज्य में प्रत्येक गांव के अंदर कौन कौन चुना जाता है? मुखिया चुना जाता है, वार्ड मेंबर चुना जाता है, पंच चुना जाता है और सरपंच चुना जाता है। ठीक है। कहाँ कहाँ पे लागू है आप अपने स्टेट में देख लेंगे। अगर मैं बताऊं तो बिहार में ये वाली व्यवस्था है, पंच वाली व्यवस्था, सरपंच वाली व्यवस्था बिहार सरकार में है, लेकिन झारखंड में नहीं। इसी तरह से आप अपना यूपी में देखेंगे कि यूपी में अगर सरपंच है तो इसका मतलब है कि वहां पर ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को लागू करवाने के लिए सरपंच और पंच का चुनाव होता है। ठीक है। हरियाणा में भी है शायद। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि आप 99% अगर कोई वीडियो वगैरह यूट्यूब में देखेंगे उसको पता ही नहीं है। सर इसी नाम से होंगे या नाम बदल सकता है? नाम देखिए, नाम तो मतलब उसका नाम हो सकता है न्यायकर्ता या न्यायिक, कुछ नाम से मतलब नहीं है। ठीक है। सर एक मतलब क्वेश्चन है। या प्रधान होता है जैसे गांव में, हाँ, तो वही होगा या? प्रधान सुनिए, अब आप मुखिया को प्रधान बोलते हैं या प्रमुख को प्रधान बोलते हैं, ये स्टेट वाइज अलग अलग चीजें होंगी। ठीक है। जो देखिएगा कि जो 5 लोगों का एक कमिटी, जो ग्रामीण मुद्दा कैसे होता है, गाय या बछड़े या पशु या खेत मेड़, इस सब का जो समस्या का जो निवारण करता है, दैट इज कॉल्ड पंच एंड सरपंच। तो उसको ये अधिकार प्राप्त है 2008 के माध्यम से। तो आज हम लोग अभी इतना ही पर बात करेंगे। हम कल के क्लास में आपको बताएंगे कि ब्लॉक समिति क्या होता है, जिला परिषद क्या होता है, इन सब चीजों पे, क्योंकि ये बहुत, आप देख रहे हैं कितना बड़ा चीज है और
एक एक पॉइंट पे क्वेश्चंस है। तो मैं पहले आप मुझे मेरे कल के क्लास से जुड़ेंगे, अभी हम जरा वीडियो ऑफ कर देते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं।